समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करने आपके सामने एक बार फिर हाजिर है हमारा ये साप्ताहिक शो लेकर, जिसका नाम है शेखर से सवाल। तो चलिए शेखर, आपसे सवाल पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहला सवाल लेती हूँ। हमारे मेंबर का ऑफकोर्स सवाल है, सूरज पात्रो इनका नाम है। बोल रहे भारत के एससीओ का हिस्सा होने का क्या मतलब है? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इसे चीन और उसके समर्थकों द्वारा चलाया जाता है। क्या एससीओ और क्वाड दोनों का हिस्सा होने से हमारे देश के बारे में कंफ्यूज आउटलुक नहीं बनता? देखिए, कुछ कंफ्यूज आउटलुक तो आपकी बात ठीक है, बनता है, लेकिन हम जिस दुनिया के जिस हिस्से में एक देश हैं उसको भी हम भूल नहीं सकते। और उसमें चीन के साथ जो हमारे जो संबंध हैं वो बहुत डेलिकेट है। तो उनको दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है। दोस्ती ज़्यादा नहीं है लेकिन रिश्तेदारी है। तो जैसे रिश्तेदारी में नहीं बनती है कई बार रिश्तेदारों में, फिर भी एक दूसरे के घर आना जाना पड़ता है, शादी में ब्याह में कुछ हो जाए। तो चीन के साथ हमारा ऐसा ही है, क्योंकि चीन के साथ हमारा ट्रेड भी है बहुत ज़्यादा। और चीन के साथ काफ़ी ट्रेड ऐसी चीज़ों का है जिनकी हमें ज़रूरत है, कहीं और से हमें उतनी सस्ती नहीं मिल सकती है। और दूसरी बात है कि चीन के साथ एक स्थायित्व रखना, स्टेबिलिटी रखना अपने बॉर्डर्स पे, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चीन के जो डोमिनेटेड जो ग्रुप हैं, जैसे ब्रिक्स भी अब चीन का डोमिनेटेड ही है, क्योंकि एक ज़माने में मान लीजिए चीन का और रूस का वहाँ बैलेंस था। रूस कमज़ोर हुआ है पहले से और चीन के साथ और ज़्यादा वो घुल मिल गया है। तो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, एससीओ भी है और ब्रिक्स भी है, और अब देखिए दोनों के अंदर चीन कोशिश कर रहा है कि और देशों को लाया जाए। तो भारत 5 देशों में से एक है, फिर 10 में से एक हो जाए, फिर 15 में से एक हो जाए। तो ये कोशिश है, लेकिन इन दोनों में भी एससीओ बहुत ज़्यादा चीन का डोमिनेटेड है, लेकिन ये चीन का एक सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में पहुंचने का भी जरिया है। तो इससे बाहर रहने का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये सेंसिटिव बात है, मुश्किल बात है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें रहना बेहतर है बाहर रहने से, क्योंकि बाहर रहने से हम नाराज़ होके, जैसे कहते हैं फूफा जी नाराज़ होके बैठ गए बारात में, तो वो भी नहीं हो सकते। तो सारी दुनिया की जो यथार्थ है उसको फेस तो हमें करना ही पड़ेगा, और साथ साथ अपने आप की औकात बढ़ाते रहनी पड़ेगी। शेखर, अगला सवाल सागर अग्रवाल का है। बोल रहे हैं हम देख रहे हैं कि अमेरिका एक अविश्वसनीय सहयोगी बन गया है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ क्लोजर संबंध बना रहा है और रूस चीन पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है। क्या हम देख रहे हैं कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी माफ कीजिएगा कि विदेश नीति उल्टी पड़ने लगी है या बैकफायर हो रही है? देखिए, भारत की विदेश नीति जो स्वायत्तता की है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वो हमेशा टेस्ट में रहेगी, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है। जो स्वाभाविक चीज़ होती है, आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। दुनिया काफ़ी दिन से यूनिपोलर थी, अब यूनिपोलर से एक तरह से डेढ़ पोलर हो गई है, क्योंकि एक पोल तो अमेरिका है और दूसरा पोल, दूसरा ध्रुव अब चीन की तरफ बन रहा है। लेकिन उसमें भी जो पहला पोल है, जो अमेरिकन पोल है, वो भी इस समय हिल रहा है, वो भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसने बहुत बदलाव लाए हैं, और उनका भरोसा नहीं किस दिन उठ के क्या बोले, किसके साथ हो। आज चीन के खिलाफ हैं, कल को चीन के साथ कुछ बोले, बिग ब्यूटीफुल ट्रेड डील। तो दुनिया इस समय एक फ्लक्स में है। तो इस फ्लक्स में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना अच्छी बात भी है, क्योंकि अब देखिए यूरोप के देश जैसे हैं नेटो वाले, वो तो उनका अलायंस है अमेरिका के साथ भी, अब वो इतने हिले हुए हैं और वो डैडी डैडी कर रहे हैं ट्रंप को, है ना। तो लेकिन ऑटोनॉमी का मतलब ये भी है कि फिर आपको कभी कभी ऐसे भी लगता है कि आपके साथ कोई भी नहीं है। तो ये बातें सच्चाई है। आपने जो 2 बातें कही, वो मैं दूसरी बात ज़्यादा ठीक मानता हूँ कि रूस का चीन के ऊपर, रूस की निर्भरता बहुत बढ़ रही है। वो बात हालांकि चीन को उससे बहुत फ़ायदा है, चीन बहुत टेक्नोलॉजी रूस से ले रहा है, और चीन, एक खबर थी पीछे मेरे ख्याल न्यूयॉर्क टाइम्स पे कि वहाँ बहुत स्पाइंग भी कर रहा है उनकी टेक्नोलॉजी की,
और जो भी चीन से खरीद लेता है, जो भी रूस से लेता है चीन, उसको वो रिवर्स इंजीनियर कर देता है, जो कि हमें नहीं आता है, भारत जी। में आना चाहिए था, लेकिन वो कर लेता है। जो पहली बात आपने कही कि अमेरिका की घनिष्ठता बहुत ही, अमेरिका की घनिष्ठता मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के पास कुछ खास ऐसा है जो अमेरिका को दे सकता है। और ट्रंप अगर ट्रांजैक्शनल हैं तो अमेरिका से तो पाकिस्तान से उनको क्या अपेक्षा है, क्या मिलेगा? तो ये कहने की बात है कि थोड़ा उन्होंने बिटकॉइन या जो क्रिप्टो करेंसी, उनके लड़के का बिजनेस उसमें है, स्टीव विटकॉफ, जो कि उनके राजदूत हैं और दोस्त हैं, जी। रियल एस्टेट डेवलपर हैं न्यूयॉर्क के, उनके लड़के का भी कुछ है। तो उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन 5, 7, 10, 15 मिलियन डॉलर कोई चीज़ नहीं होती आजकल। और पाकिस्तान के पास ये कहें कि क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो पहली बात हो कि पक्का है कि नहीं। दूसरी बात ये कि अगर क्रिटिकल मिनरल्स मिले भी तो वहाँ उसको ढूंढने में, उसको निकालने में, उसको रिफाइनिंग शुरू करने में कई साल लग जाते हैं, तो ट्रंप की टर्म में तो नहीं होने वाला। और तीसरी बात ये कि अगर मिल भी जाएं और सब कुछ तय भी हो जाए तो चीनी वहाँ पे कोई वैसे थोड़ा बैठे रहेंगे। वो जो सारा इलाका है पहाड़ी, जो बलूचिस्तान का है, केपीके का है, वहीं से तो सीपीईसी जा रहा है। तो चीन वाले क्या बोलेंगे कि हमने हाईवे इसलिए बनाया है यहाँ पे कि उसमें अमेरिकन लोग आपके मिनरल निकाल के ट्रक में ले जाएं। तो ये बात कोई इतनी आसान नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता, सच बात ये, कि इतना ज़्यादा उन्होंने क्यों एक्सेस दी, वो भी जनरल मुनीर को, फील्ड मार्शल मुनीर, माफ़ करना, कभी कल को 6 स्टार भी हो जाए, अपना राज है, 6 लगाओ, 7 लगाओ, जितने मर्जी लगाओ। तो अब तो उन्होंने 5वां लगा लिया अपने आप को। तो उसको लाना, पहली बात तो ये कि उन्होंने साफ कर दिया पाकिस्तान के लिए कि तुम्हारा मुझे पता ही नहीं तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि आप देखिए कि 5.5 साल हो गए, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री से बात नहीं की। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, अब शहबाज शरीफ, किसी के साथ बात नहीं की। और अब बात की तो जी। आर्मी चीफ को बुला के की। तो अब क्यों बुला के की? हो सकता है, एक बात जो मुझे समझ आती थी वो ये थी कि अमेरिका को ईरान में जाना था और कल को ज़रूरत पड़ जाए, कोई पायलट वहाँ गिर जाए तो उसको रिट्रीव करना हो, तो 904 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को एक्सेस की ज़रूरत थी, पाकिस्तान के थ्रू एक्सेस की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई और ऐसा लैंड बॉर्डर है नहीं। बाकी लैंड बॉर्डर्स में पहाड़ है, टर्की के साथ पहाड़ भी है, और टर्की कोई ज़्यादा मदद भी नहीं करेगा, हालांकि नेटो का मेंबर है। इराक एक शिया देश है, तो एक ये बात भी है। तो ये सारे, और कुछ पाकिस्तान का जो पुराना इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन गुडविल है वाशिंगटन में, जैसे पेंटागन और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में, CIA और ISI के बीच में, ये पुराने प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल कुछ रिलेशनशिप्स हैं। और उसके बीच में पाकिस्तान को डील मेकिंग करना आता है और चमचागिरी करना भी आता है। अब आप देखिए कि जब वाइट हाउस के जो प्रवक्ता ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि इसको, मुनीर को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि उसने ये कहा था कि हम प्रपोज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज़ के लिए। तो ये सारी बातें पाकिस्तान को, अमेरिकन को मक्खन लगाना बहुत अच्छी तरह से आता है। और भारत, वो आता है नहीं आता है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत का दर्जा ऐसा है कि वो ये काम करता नहीं है। शेखर, अगला सवाल निकुंज संघाई का है। वो बोल रहे हैं कि क्या आप अमेरिका और इज़राइल वर्सेस ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म होता वहाँ देखते हैं? ईरान के अभी तक के बनाए 60% एनरिच्ड यूरेनियम की इसमें क्या भूमिका रहेगी? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इज़राइल ईरान के पास इतनी मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम रहने दे सकते हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी को पता नहीं कि वो 60% वाला बचा है कि नहीं बचा है, तो सिर्फ अटकलें हैं कि वो ट्रक थे, वो ले गए, कहीं ले गए। लेकिन ईरान को जितना खतरा था, तो ये इस बात से कोई ताज्जुब नहीं करूँगा कि ईरान ने काफ़ी कुछ यूरेनियम इधर उधर छुपा के रखा हो, लेकिन 60% से बॉम्ब नहीं बन सकता। उसको 90-95 तक लेके जाना पड़ता है, कम से कम 80-85 से ऊपर लेके जाना पड़ता है। उसके लिए बहुत सेंट्रीफ्यूज लगाने पड़ते हैं, वो आप सीक्रेसी में नहीं कर सकते हैं, दुनिया को मालूम पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन, ये सन 45 की टेक्नोलॉजी है, 1945 की। कोई देश ये करना चाहे और पक्का हो जाए कि करना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और बहुत समय लगेगा भी नहीं। जी। और ईरान तो काफ़ी आगे जा चुका है, वो कर सकता है। देखने की बात यह है कि वो करना चाहेगा कि नहीं, और अगर करना चाहेगा तो फिर बाकी देश उसके ऊपर क्या
रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि ट्रंप ने भी अब कहा है कि किसी भी हालत में कभी ईरान को बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। तो अब वो बातचीत शुरू करेंगे, उसमें गारंटीज मांगेंगे कि आप इससे आगे एनरिच नहीं करेंगे, उसमें गारंटीज मांगेंगे कि उसके पीछे इंस्पेक्शंस होंगी लगातार, और फिर चलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसी बात पे ये निर्भर करेगा कि ईरान की मर्जी क्या है। जी। अगर ईरान फिर सोचेगा छाती ठोक के कि अब हम जा रहे हैं फिर बॉम्ब बनाने, जो करना है कर लो, तो वो बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले ऐसे कांड फिर होंगे, लड़ाइयाँ फिर से होंगी। शेखर, अगला सवाल संकल्प का हल्का लंबा सवाल है, तो हम छोटा करके इसका एक पार्ट ले रहे हैं। वो बोल रहे सोशलिज्म बॉर्डरिंग ऑन कम्युनिज्म इतनी मजबूत ग्लोबल कमबैक क्यों कर रहा है? ये लेफ्ट और राइट दोनों का एकमात्र पिच है। ममदानी की इकोनॉमिक्स ट्रम्प से अलग नहीं है, ये बिग स्टेट है। भारतीय इलेक्शन वेलफेयर प्रोमिसेस से अलग नहीं है। क्या आज ह्यूमैनिटी कम एस्पिरेशनल हो गई है? ये देखिए, ह्यूमैनिटी कम एस्पिरेशनल इसलिए हो गई है कि ह्यूमैनिटी ने बहुत अचीव कर लिया है। अब आपको एक मैं सच्चाई बताता हूँ कि ज़ोरान ममदानी हो, उनके माता पिता हों, जितने भारतीय अमेरिका गए हैं, जी। जितने भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और देशों से भी, लेकिन खास करके भारत से, क्योंकि भारत के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, जितने भारतीय अमेरिका गए हैं, आज जो इलीगल डंकी वाले भी जा रहे हैं, डंकी मार के भी, वो किस चीज़ से भाग रहे हैं? वो भारत के सोशलिज्म से भाग रहे हैं। क्योंकि सोशलिज्म की वजह से भारत में फेक सोशलिज्म, मैंने हो सकता है सोशलिज्म ठीक हो, स्वीडन में होता है, बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे यहाँ तो फेक सोशलिज्म हुआ, जिसमें जो सोशलिस्ट बेनिफिट्स होते हैं वो तो मिले नहीं किसी को। जी। सोशलिज्म के बारे में हम सब का 3 पीढ़ियों का भारतीयों का बेवकूफ़ बनाया गया है। बेवकूफ़ के अलावा मैं कोई और शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो कि मैं एक फैमिली चैनल में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सी से शुरू होता है। इसको विशाल भारद्वाज ने एक बार इश्किया में मेन स्ट्रीम भी कर दिया था, पर मैं कह नहीं सकता। पर हम सब का 3 पीढ़ियों का वही बनाया गया है सोशलिज्म के नाम पे। कोई सोशलिस्ट नहीं। फ्रैंक मोरेस थे इंडियन एक्सप्रेस के ग्रेट एडिटर। जब मैं एडिटर बना इंडियन एक्सप्रेस का तो लोग कहते थे, अरे इसकी शक्ल देखो, इसकी औकात है, ये फ्रैंक मोरेस की कुर्सी पे आके बैठेगा। वो बहुत बड़े एडिटर थे। इंदिरा गांधी की पीक पे थे जी। तो वो फ्रंट पेज पे कॉलम लिखते थे, मिथ एंड रियलिटी। वो सब इंदिरा गांधी के सोशलिज्म के ऊपर था कि सोशलिस्ट बात जो करती है इंदिरा गांधी, वो मिथ है, वो उनकी मनगढ़ंत बात है, और रियलिटी सच्चाई उसकी है। तो बोलते थे कि इंदिरा गांधी के राज में सोशलिज्म ऐसा होगा कि जितने जितने कैरेट्स, जितनी जितनी जितने जितनी गाजरें होंगी और जितने घास होंगे, सब लोगों को बराबर बटेंगे। लेकिन जो गधे हैं उनको गाजर मिलेगी और लोगों को घास मिलेगी, है ना। तो उसने कहा, वेयर इंदिरा गांधी सोशलिज्म इज ए सिस्टम वेयर एसेस विल गेट ऑल द कैरेट्स। तो ये सोशलिज्म हमारे यहाँ फेक था, उससे किसी का कुछ बना नहीं, तभी हमारी अभी भी इतने साल की ग्रोथ के बावजूद पर कैपिटा इनकम अभी $250 ही है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में 1800 भी नहीं है। बांग्लादेश में करीब 2700-2600 होगी। तो ये हम देश पीछे रह गए, और इसीलिए हमारे लोग भाग भाग के गए। अमेरिका से भाग भाग के यहाँ क्यों नहीं आते हैं? डेनमार्क से भाग भाग के क्यों नहीं आते हैं? चीन से भाग भाग के क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि चीन में सोशलिज्म था, लेकिन असली सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था, डेमोक्रेसी नहीं थी। आपको तो डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी में भी सोशलिज्म हो सकता है। तो अब क्योंकि सोशलिज्म से भाग के जो सब लोग गए अमेरिका, और वहाँ जाके उनके सिस्टम में अमीर हो गए, तो उनको सोशलिज्म याद आता है, क्योंकि एक तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे क्योंकि इतनी वेल्थ क्रिएट हो गई है, उसको आप बांट सकते हैं। हमने तो वेल्थ क्रिएट करी नहीं, तो हम बांटते क्या? हमारे पास तो बांटने के लिए कुछ था ही नहीं, तो हम तो सिर्फ नारे बांटते रहे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे और खुद को बेवकूफ़ बनाते रहे। और वही सब लोग और उन सब के बच्चे जब अमेरिका चले गए, वहाँ जाके वो ठीक ठाक हो गए अमेरिका के सिस्टम में, उनके कैपिटलिस्ट सिस्टम में, अब वो वहाँ सोशलिज्म की बातें कर रहे हैं। तो ये बड़ा आसान है ऐसे करना, लेकिन ये गरीब लोग सोशलिज्म की बात अमेरिका जाके नहीं करते हैं। ये लोग जो वेल टू डू अब हो गए हैं, या जिनके माँ बाप के पास कुछ पैसा है, माँ बाप ने मेहनत करके कुछ कमा लिया है, वो लोग बात कर रहे हैं। शेखर, अगला सवाल अनुराग उपाध्याय का है। वो बोल रहे हैं नेटो देशों ने डिफेंस स्पेंडिंग को जीडीपी के 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। क्या ये वास्तव में होगा या ये सिर्फ दिखावा है? साथ ही इतना अधिक प्रतिशत क्यों? क्या कोल्ड वॉर वापस आ गया है
या क्या हम आने वाले सालों में और अधिक संघर्ष देखेंगे, और क्या ये भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए, इसमें बहुत पेचीदा बातें हैं। एक तो ये कि 5% अचानक नहीं हो जाएगा, क्योंकि अचानक कर भी दें तो ना खरीदने के लिए सामग्री कोई बन रही है, ना उनके पास। एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन यूज़ किया जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, ये जो स्मिता प्रकाश का पॉडकास्ट है उसके ऊपर, उसमें उन्होंने कहा बजट तो एक बात है, लेकिन हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या है, हम कितना खरीद के और कितना फोर्सेस को ट्रेन करके कितना उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये एकदम 5% नहीं हो सकता, बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं छोटी छोटी पॉपुलेशन के ऊपर। जी। तो 10 साल में 5% पहुंचेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि डिफेंस में जब खर्चा ज़्यादा होता है तो हर बार इसलिए नहीं होता कि लड़ाई करनी है, उसका असली पर्पस ये होता है कि लड़ाई ना हो पाए, लड़ाई रोकने के लिए, डिटरेंस के लिए। जी। तो पहले जो डिटरेंस था यूरोप में वो सारा ये था कि नेटो है, नेटो के बीच से डैडी, आजकल तो ट्रम्प को डैडी बोलते हैं, तो डैडी अमेरिका है, बिग डैडी अमेरिका, उसकी फौज है, उसके जहाज हैं, वो लोग आके बचाएंगे। अब अगर ट्रम्प का ये कहना है कि आप हमारे ऊपर निर्भर कर रहे हो, हम इतना पैसा डिफेंस में खर्च कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो कर रहे हैं। तो आइडिया उसका यही है कि कल को फिर से अगर पुतिन का दिल आ जाए या किसी पुतिन का दिल आ जाए यूरोप के ऊपर, तो उसको समझ आ जाए कि इन देशों में भी दम है। तो वो लड़ाई करने के लिए, लड़ाई को डिटर करने के लिए है। लेकिन उसमें एक तो यह है कि भारत के एक्सपोर्ट के लिए कुछ मौका निकलेगा, लेकिन अभी भारत के पास इतना एक्सपोर्ट का सामान नहीं है जो यूरोपियन देश उसको खरीदेंगे। भारत के जो भी एक्सपोर्ट हैं वो लो टेक, लार्ज प्रोडक्शन, मीडियम टेक, आर्टिलरी, इस तरह के हैं। समय के साथ वो बड़ा होगा, लेकिन इससे भारत की एक और समस्या बढ़ेगी। समस्या ये होगी कि भारत को जो चीज़ें बाहर से लेनी ही हैं, जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, या हमारा जो अपना तेजस भी है उसके इंजन भी हैं, तो वो सब के लिए अब दुनिया के बाज़ार में डिमांड सब चीज़ों के ऊपर बढ़ जाएगी। जी। क्योंकि अगर यूरोप के देश इतना खर्च करेंगे तो वही फैक्ट्रीज हैं, वही बनाने वाले हैं, तो उन सब के पास तो ऑर्डर बुक कई साल के लिए फुल हो जाएगी, तो उनसे दाम भी बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी पेचीदा जंक्चर है इंसान के इतिहास में, लेकिन ये दिलचस्प एक मोड़ है। शेखर, अगला सवाल देवव्रत रॉय का, हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स मिलने ही वाले हैं। आईएएफ ने रूसी FGFA को डेवलपमेंट के लिए दौरान ही रिजेक्ट कर दिया था। अमेरिका S-400 के रहते हमें F-35 नहीं दे सकता। AMCA प्रोग्राम समय से पहले चल रहा है। DRDO अब भी कावेरी के लिए फॉरेन पार्टनर्स ढूंढ रही है, और हमने जेट इंजन्स की परीक्षा करने के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड्स जैसे बुनियादी सुविधाएं भी तैयार नहीं की हैं। क्या आपको लगता है कि जेट इंजन जैसे संवेदनशील टेक्नोलॉजी के लिए टेक ट्रांसफ़र संभव है? क्या हमारी वायुसेना AMCA के लिए 9 साल का इंतज़ार कर सकती है, और क्या वो आते ही चीन के 6th जनरेशन फाइटर्स के मुकाबले पुरानी पड़ चुकी होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर समय हर वायुसेना के सब जहाज टॉप मोस्ट जनरेशन के नहीं होते। तो आप अमेरिका के भी देखें तो F-35 तो उनके सारे नहीं F-35 है, उसके ऊपर F-22 भी है, लेकिन फिर F-16, F-15, F-14 वो भी सब हैं। जी। तो एम का अगर 9 या 10 साल में आता है, अगर आ जाए, तो तब तक का गैप भारतीय वायुसेना अफोर्ड नहीं कर सकती, वो गैप फिल करना पड़ेगा। अभी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत शोर शराबा होता है, और मुझे लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं सोशल मीडिया में, कुछ ऐसे प्रमोट करने के लिए इस आइडिया को कि 10 साल तो काम चल ही जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम नहीं चलेगा। तो कुछ ना कुछ होगा, पर हमारी कुछ स्थिति ऐसी है कि हम देर से फैसला करते हैं, और हमारी सरकारें कोई बड़ा कैपिटल एसेट खरीदने के लिए बहुत सोचती है और बहुत समय गुजार देती है। जी। तो जो कि बात ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि इंजन, अब इंजन कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई कानून बना दे कि हमारा इंजन बन जाएगा। इंजन के अंदर बहुत चीज़ें जाती हैं, उसमें अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग तरह के धातुएं होती हैं, वो सब आपके पास नहीं है, वो सब बनानी है, उनकी मशीनिंग सीखनी है। तो मैं ये नहीं कहता कभी नहीं बनेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा, और समय लगने के अलावा एक चीज़ होती है वॉल्यूम की। तो अगर अमेरिका, दुनिया में कुछ देश इंजन डेवलप करते हैं, अमेरिका, फ्रांस, रोल्स रॉयस जो ब्रिटिश हैं, एक स्नेकमा वो भी फ्रांस मतलब यूरोप के लोग मिलके करते हैं। ऐसे
चीन और रूस, ये जो लोग इंजन डेवलप करते हैं, इन लोगों के पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनकी अपनी सेनाओं की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी तरह का इंजन फिर नेवी के शिप्स में भी जाता है, उसी तरह का इंजन कई चीज़ों में जाता है। तो वॉल्यूम होती है। अगर जी। आपको 1000 इंजन चाहिए, 2000 इंजन चाहिए, तो आप ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। अगर आपको 10 साल में 200 चाहिए, तो फिर आप कम करते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। तो मैं कहूँगा कि डीआरडीओ की कुछ समस्याएं ये भी हैं कि सारे इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग और साइंस के लोग वहाँ नहीं जाते हैं। जैसे आईआईटीज़ वगैरह से लोग वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सैलरी सरकारी होती है। तो हमारी सरकार में सबसे ख़राब बात तो ये है कि आप किसी भी एरिया में हो, आपके जो कॉम्पेंसेशन होता है वो एक तरह से आईएएस से लिंक्ड है। कि टॉप मोस्ट सैलरी भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी के, जो आईएएस में सबसे ऊंची पोजीशन है, बाकी जो सब होंगे उससे नीचे होंगे। तो आईआईटी से कोई आदमी पढ़ के निकल रहा है या पीएचडी करके निकल रहा है, तो वो क्यों फिर आपके पास आके 1 लाख में या 1.5 लाख में नौकरी करेगा। तो ये सारी बातें होती हैं जो भारत में बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है, पर आसानी से होगा नहीं। इसलिए कुछ चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर में होती हैं उसमें ये समस्या हल हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह के टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी। तो इस 11 साल मोदी जी के हो गए, अब तक कुछ समाधान निकलना चाहिए था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ऑप सिंदूर के बाद थोड़ा सा एक वेकअप कॉल हुई है, और शायद उसके बाद कुछ हो पाए। शेखर, अगला सवाल इनका यूज़र नेम इंद्रनुज है। बोल रहे हैं, सबसे पहले ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि सोर्स कोड की समस्या के कारण भारतीय वायुसेना के रफाल विमानों में अभी भी मीटियोर मिसाइलें इंटीग्रेट नहीं हो पाई हैं। इसके पीछे सच्चाई क्या है? दूसरा बोल रहे हैं, मैंने कुछ लेख पढ़े हैं जिनमें से एक टेलीग्राफ में छपा था कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आईएएफ फाइटर्स ने पहली रात यानी 7 मई को पीएएफ जेट्स पर गोली नहीं चलाई। अगर ये सच है तो क्या सरकार ने हमारे लड़ाकू विमानों को हाथ बांधकर भेजकर बड़ी गलती नहीं की? देखिए, 2 बातें, एक तो ये सोर्स कोड की जो बात है ना, ये सोशल मीडिया में चल रही है, इसको बिल्कुल आप यहाँ एक कान से सुनिए, दूसरी से निकाल दीजिए। इतने पैसे खर्च करके जो कोई चीज़ लाता है, वो ऐसे नहीं लाता कि आप मिसाइल यूज़ ना कर पाएँ। जी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल वो मिसाइल यूज़ हो सकते हैं। यूज़ करने का मौका चाहिए, आपको रेंज चाहिए, आपको टारगेटिंग चाहिए, आपको लॉक ऑन चाहिए। तो जिसको कहते हैं वायबल टारगेट, आप धू वैसे मिसाइल नहीं चला सकते, इतना महंगा मिसाइल आपको जब टारगेट मिलता है तब चला सकते हैं। जब पहली रात को भारत ने एक पॉलिटिकल फैसला लिया, जो हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि टैक्टिकल एरर्स हुए, उन्होंने शांग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में कहा, उसमें मैं थोड़ी सी एडिटोरियल करेक्शन करूंगा। वो टैक्टिकल एरर नहीं, टैक्टिकल लिमिटेशंस थी। और लिमिटेशन ये थी कि अभी हमें ये दिखाना था कि हम पाकिस्तान की सेना से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेररिस्ट के साथ कर रहे हैं। उसमें एक तरह से डिसएडवांटेज रही हमारी। तो अगली बार ये सोचने की बात है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि आप सीधी क्या पाकिस्तान से लड़ाई शुरू कर देंगे। तो अगर वैसे होता उस तरीके से, तो पहले जाके आप उनके रडार स्टेशन वगैरह को बंद कराते, उनको 2-4 को अटैक करते, बाकी अपने आप वो स्विच ऑफ कर देते, जो कि उन्होंने 9 तारीख को कर दिया था, 9 तारीख तक कर दिया था। तो ये कुछ बातें हैं जो हमेशा से सोचने का विषय रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि जब आपने अटैक किया तो उसी समय आपने क्या रिस्पॉन्ड किया, ये उसी सेकंड की बात होती है। उसके लिए अभी हम उसके बारे में क्योंकि और जानते नहीं हैं, इसलिए डिस्कस करने का मतलब है कि हम उसमें अटकलें लगा रहे हैं, इसलिए उस बात को मैं अभी छोड़ दूंगा। लेकिन जहाँ तक दूसरी वो सोर्स कोड वगैरह की बात है, सब सोशल मीडिया की बातें हैं, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। अगर ऐसा होता तो रफाल अब टाटा के साथ पार्टनरशिप करके भारत में रफाल का फ्यूजलाज थोड़ा बनाता, और साफरान जो इंजन बनाता है वो भी इंजन का रिपेयर और ओवरऑल का प्लांट इंडिया में लगा रहा है। जी। शेखर, अगला सवाल अर्जुन मलिक का है। सवाल से पहले इनका एक कमेंट है। ये बोल रहे, सबसे पहले मैं वीकली सीरीज इंडियन लिबरल्स मैटर पर सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ आपकी कोलैबोरेशन की सराहना करना चाहूँगा। पहला लेख जिसका शीर्षक था द मिथ ऑफ फ्री एजुकेशन आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना 1959 में था, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो। वो बोल रहे हैं, मैं लिबरल्स को एक मंच देने के लिए द प्रिंट को धन्यवाद देना चाहूँगा।
उनका सवाल है कि चूंकि ये इमरजेंसी का सप्ताह है, शेखर सामान्य रूप से 42nd संशोधन और विशेष रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज की आलोचना कर रहे हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि इसे एक अवैध संसद ने अपने 6ठे वर्ष में पारित किया था, लेकिन मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की आपकी आलोचना को समझने में असमर्थ हूं, यहाँ तक कि संविधान के एक आइडिया के रूप में। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज अगर हैं तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा कि नागरिक ने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं? वो तो सरकार लेगी ना। तो सरकार ने नागरिक के ऊपर ये बर्डन डाल दिया, ये बोझ डाल दिया। ये तो डिक्टेटरशिप्स में होता है, ये डेमोक्रेसीज में नहीं होता। डेमोक्रेसीज में फंडामेंटल राइट्स होते हैं और वो राइट्स सरकार को प्रोटेक्ट करने होते हैं, उनकी रक्षा करनी होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब, अब कोई पुलिस वाला के मुझसे पूछेगा तूने आज ये नहीं किया या तूने आज वो नहीं किया, तो ये एक डायरेक्टिव एरिया में रहता, एक तरह से एडवाइजरी रहती, जैसे प्रोहिबिशन के ऊपर है। जी। तो ये चीज़ को संविधान में कोडिफाई करना, ये संविधान की सैबोटाज थी इंदिरा जी द्वारा। बाकी सारी सैबोटाज तो हटा दी, नहीं तो उन्होंने क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐसे प्रिविलेज किया? इसीलिए किया ना कि वो अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा के नागरिकों के ऊपर डालना चाहती थी। लेकिन वो हर सरकार को पसंद आता है, मोदी जी को भी पसंद आता है। आप देखिए, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे जो मोदी जी ने आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में, जी। उसमें उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर ही लिखा और दिल्ली में भी राजपथ का नाम कर्तव्य पथ ही बनाया गया है। शेखर, अगला सवाल कार्तिक पराशर का है। बोल रहे, हाल ही में एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया कि अगर आसपास कोई अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है तो बीपीएल कार्ड धारकों को अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी चाहिए। क्या इस आइडिया को सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए या फिर हमें सरकारी स्कूलों को फंड देना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय माता पिता को ये तय करने के लिए पैसे देने चाहिए कि उनके बच्चे को किस स्कूल में भेजना चाहिए? देखिए, ये भी एक तरह का लिबरल लिबर्टेरियन आइडिया है, क्योंकि अब लोग ज़्यादातर गरीब लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। जी। तो राज्यों में एक के बाद एक लोग सरकारी स्कूल से अपने बच्चे निकाल के प्राइवेट स्कूल ले जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल सस्ते भी आ रहे हैं, क्योंकि इतने सस्ते महंगे सब हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल आइडिया ये अच्छा है कि अगर आप आसपास अगर आपके सरकारी स्कूल नहीं है तो आपको थोड़ी सी सब्सिडी देके प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा जा सके। और मुझे लगता भी है कि आइडिया ऐसा है कि कुछ राज्य सरकारें इसको उठाएंगी भी। शेखर, आज का आखिरी सवाल आदित्य का है, क्रिकेट से जुड़ा सवाल है। वो बोल रहे हैं, आपके अनुसार भारतीय टेस्ट बॉलिंग में क्या समस्या है? हम बुमराह पर इतने निर्भर क्यों हैं और हम ऐसे तेज गेंदबाज क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं जो टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सके? क्या आपको लगता है कि आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफी जीतने को प्राथमिकता देते हुए हमने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है? यही कारण है कि हम घरेलू और विदेशी दोनों ही टेस्ट मैचों में इतना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ भारतीय, अभी 1 साल पहले हम कह रहे थे कि भारत में फास्ट बॉलिंग की बहुत डेप्थ है, अब कह रहे हैं कि नहीं है। तो उसमें मैं कहूँगा कि कुछ जो प्लेयर मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं हुआ है, इससे बेहतर होना चाहिए था। जैसे कि मोहम्मद शामी की फिटनेस, अगर उस पर फोकस किया गया होता, शायद उनको अगर आईपीएल नहीं खेलने को कहा गया होता और उनको तैयार किया गया होता टेस्ट सीरीज के लिए, तो हो सकता है वो भी 5 टेस्ट नहीं खेलते, लेकिन शायद वो 2 खेलते या वो भी 3 खेलते, तो फिर आपकी फास्ट बॉलिंग एकदम बेहतर लगती। अब इसमें कुछ फास्ट बॉलर्स हैं जो कि अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, जैसे कि अभी आप कहेंगे कि वो तो बहुत पिट गए, प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन कई नए फास्ट बॉलर आते हैं तो पिटते हैं शुरू में। और स्पिनर भी, शेन वॉर्न जब आए थे उनको कितना पिटा था सचिन तेंदुलकर और रवि शास्त्री ने, एक ने सेंचुरी बनाई, एक ने डबल सेंचुरी बनाई। तो शुरू में लोग पिटते हैं लेकिन बाद में ग्रो कर जाते हैं। अभी हमारी जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है बहुत नया है, बुमराह के अलावा ऐसे ही आकाशदीप हैं, ऐसे ही अर्शदीप सिंह भी हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या को भी बोर्ड ने इंसिस्ट करना था कि अपनी फिटनेस से तैयारी करो और अब टेस्ट मैच भी खेलो। अगर वो चौथे सीमर, बैटिंग सीमर होते आज, मान लीजिए शार्दुल ठाकुर की जगह, तो आपकी टीम की शक्ल ही अलग होती। तो थोड़ा नखरा भी है कि मैं सिर्फ T20 खेलूंगा, पैसे वहाँ बन गए। तो ये थोड़ा बोर्ड को इन चीज़ों में अपना जोर दिखाना चाहिए। और अभी मुझे नज़र आता है कि इस टीम में ड्रेसिंग रूम में भी इशू है, क्योंकि जिस तरीके से 2 इनिंग्स में हमारा लास्ट 5 का कोलैप्स हुआ है, इसका मतलब कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है।
तो सच्ची समस्या जो है मैं भी कहूँगा, और ये नज़र आ रही है कुछ समय से, हमें दिल्ली में जब इंडिया में भी नज़र आई थी, जब न्यूजीलैंड का टूर हुआ था, कि टेस्ट क्रिकेट के लिए मुझे लगता नहीं कि ये कोच और मैनेजर राइट चॉइस है। टेस्ट क्रिकेट के लिए कुछ और सीरियस इंसान आना चाहिए जो ड्रेसिंग रूम में और डिसिप्लिन रखे, क्योंकि गौतम गंभीर पीछे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी कुछ, जैसे पंत के बारे में कुछ बोल गए, किसी के जी। बारे में कुछ बोल गए, तो थोड़ा-सा ठहरा हुआ इंसान वहाँ पे चाहिए, या ठहरा हुआ है बिल्कुल ही हल्लाशेरी वाला इंसान रवि शास्त्री जैसा, या ठहरा हुआ राहुल द्रविड़ जैसा। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए मुझे लगता नहीं कि गौतम गंभीर ठीक कोच हैं। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।